हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यह है मेरा चैनल जिसका नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। इसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए और अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है मित्रों, चलो अभी आप जैसे देख सकते हो कि जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए आप लोगों के लिए फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, तो हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज का हमारा मुद्दा यानी चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 में लेके चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्यारे इंडेक्स में। इंडेक्स में जाने के बाद हम तुरंत चैप्टर नंबर 3 को ढूंढेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। एक बार नज़र घुमा के हम लोग देख लेंगे टोटल कितने टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16। ठीक है, तो मित्रों हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट यानी ICAI के स्टडी मटेरियल में हमें कुल 16 टॉपिक्स स्टडी मटेरियल में दिए गए। तो हमें ये 16 के 16 टॉपिक्स एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। हमारी शुरुआत कहाँ से होने वाली है? हमारी शुरुआत होने वाली है टॉपिक नंबर 1 जिसका हेडिंग है ऑडिट रिस्क। ये ऑडिट रिस्क क्या होता है ये हमें पूरी तरीके से समझने वाला है। नंबर 1.1 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, 1.2 ऐसे करके हम लोग पूरे ये 1.8 तक सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से प्यार से पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ आपके स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में हमें चैप्टर नंबर 3 कहाँ पे मिलेगा? 3.1 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आ गए। तो ये देखो, ये आ गया आपका पेज नंबर जो 3.4 है, वहाँ से हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। पेज नंबर 3.4 ये है आपका ऑडिट रिस्क का टॉपिक। अब हम करने क्या वाले हैं, जो आपका पहला पैराग्राफ है बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उसको अच्छे तरीके से लॉजिकल मैनर में अरेंज कर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को, यानी यहाँ पे रेडीमेड सवाल है आपका व्हाट इज़ ऑडिट रिस्क, इस सवाल का जवाब हमें इस पैराग्राफ में पढ़ना है और हमारे पूरे इस वीडियो का मुद्दा यही रहने वाला है। ठीक है, आ जाओ अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे नोट्स में। चलो हम लोग पहुँच गए हमारे प्यारे प्यारे नोट्स में। अब यहाँ पे आप देखो टॉपिक नंबर 1 है हमारा ऑडिट रिस्क। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो एक बार एट अ ग्लांस हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक नंबर 1 ही पढ़ना है हमें, जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। पॉइंट नंबर 1 हमें यहाँ पे पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, यानी ऑडिट रिस्क होता क्या है। पॉइंट नंबर 2 इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ये जो ऑडिट रिस्क है इसका हमारे ऊपर यानी ऑडिटर और जो अदर हमसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। व्हेन ऑडिट रिस्क मटेरियलाइजेस इट कैन हैव सेवरल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला, रेप्यूटेशन डैमेज, यानी जो ऑडिट कर रहा है अगर उसने सही तरीके से ऑडिट नहीं किया और ऑडिट रिस्क की वजह से ओपिनियन में कुछ गड़बड़ी हुई तो सबसे पहला क्या होता है? रेप्यूटेशन डैमेज हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? रेगुलेटरी एक्शन। सिर्फ रेप्यूटेशन डैमेज नहीं होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो हमारा ICAI है वो प्रैक्टिस का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, उस पर पेनल्टी भी हो सकती है या फिर उनको कुछ सर्टन टाइम के लिए डिबार भी किया जा सकता है। तो जो ऑडिट रिस्क है अगर हमने सही तरीके से एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज एन ऑडिटर हम लोगों ने अगर ऑडिट रिस्क को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस नहीं किया और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ अगर हम लोगों ने हमारा ऑडिट कंटिन्यू नहीं किया तो ये 3 रेपकेशंस यानी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या पढ़ना है ऑडिट रिस्क के बारे में? मिटिगेटिंग ऑडिट रिस्क, यानी ये ऑडिट रिस्क एज एन ऑडिटर हम लोग कम कैसे करेंगे। टू अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिट रिस्क, ऑडिटर मस्ट नंबर 1
प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट इफेक्टिवली। सबसे पहला और सिंपल काम क्या है, जो ऑडिटर है उसने अपना ऑडिट का जो काम है वो अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, और दूसरा अच्छे तरीके से ऑडिट को परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपका ऑडिट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो, आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर हो जाए, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना ऑडिट ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेस करोगे। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, असेस द रिस्क। पॉइंट नंबर 2, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे भी आपको लगता है कि रिस्क है वहाँ पर अपना प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस को अप्लाई करके रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करो और अच्छे से प्लान एंड परफॉर्म करो ऑडिट को। तो ये जो ऑडिट रिस्क है इसको कम करने के लिए यानी मिटिगेट करने के लिए ऑडिटर ये 3 एक्शंस परफॉर्म कर सकता है या करने चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे ऑडिट रिस्क का एक एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 5, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अभी जो पॉइंट नंबर 5 है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी के ऊपर आने वाले जो कॉन्सेप्ट है आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ये 2 टॉपिक्स हमें इसके बाद तुरंत पढ़ने हैं। तो ऑडिट रिस्क यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ऑडिट में रिस्क होती है वो रिस्क 2 मेजर सोर्सेस की वजह से, 2 मेजर कारणों की वजह से हो सकती है। पहला मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा डिटेक्शन रिस्क, यानी अगर एज एन ऑडिटर जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूँ तब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मुझसे डिटेक्ट नहीं हो पाया, मैंने नेग्लिजेंस के साथ अगर ऑडिट कंडक्ट किया तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट में डिटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो ये मतलब है इस पॉइंट का। ये तो मैंने आपको एक समरी बता दी, लेकिन इसको हमें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डिटेल में समझना है। तो ये बेसिक ब्लूप्रिंट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का जो ऑडिट रिस्क का टॉपिक है उसमें पॉइंट नंबर 1 जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, हम लोगों ने एक ब्रीफ ब्लूप्रिंट यहाँ पे समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम मित्रों ऑडिट रिस्क की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ऑडिट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क दैट द ऑडिटर मे इशू एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। दिस मीन्स द ऑडिटर माइट कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू व्हेन इन रियलिटी दे कंटेन सिग्निफिकेंट एरर्स और फ्रॉड्स। इसका मतलब क्या हो गया मित्रों, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ, ऑडिट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क दैट एन ऑडिटर मे इशू एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। यानी अगर किसी एंटिटी ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर एरर या फ्रॉड की वजह से कोई मिस स्टेटमेंट होता है, लेकिन आपने अपना ऑडिट जब किया तब आपको वो मिस स्टेटमेंट आप वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्ट है और जो आपका ओपिनियन है उसमें डिफरेंस है। फैक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है, लेकिन आपने जिस तरीके से ऑडिट को परफॉर्म किया उस प्रोसीजर्स के थ्रू आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी ऑडिट रिस्क जनरेट हो गई, और इसी को कहा जाता है कि फैक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, लेकिन ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दिया कि सब कुछ सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है फैक्चुअली रियलिटी में, लेकिन ऑडिट करते समय ऑडिटर को वो गड़बड़ी नहीं दिखी और इसलिए ऑडिटर ने ओपिनियन दिया कि सब कुछ सही चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये होती है ऑडिट रिस्क, इसी को आपको इस डेफिनेशन में बताया गया है। Audit risk refers to the risk that an auditor may issue an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. Material misstatement यानी क्या कि आपके बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी एंटिटी को अप्लाई होते हैं
उन सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ को आपने फॉलो ना करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर कुछ यूज़र्स अपना इकोनॉमिक डिसीजन फाइनलाइज करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। तो बहुत सारे लोग आपने यानी एंटिटी ने बनाया हुआ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। अब जब ये इंफॉर्मेशन जो बेस इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है अगर वही गलत होगी तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जितने भी आने वाले डिसीजंस लिए जाएंगे उनमें भी गड़बड़ी होगी, वो डिसीजन भी सही नहीं होंगे। इसे कहा जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क का सिंपल भाषा में केवल यही मतलब होता है कि ऑडिटर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, लेकिन ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया। ऑडिटर ने क्या कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं मिली और उसने एक रेगुलर ऑडिट ओपिनियन दिया। उसने डिस्क्लेमर भी नहीं दिया, उसने अपना ओपिनियन मॉडिफाई भी नहीं किया या नेगेटिव ओपिनियन भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से पढ़ो। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क that an auditor may issue inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated। गड़बड़ी है लेकिन ऑडिटर ओपिनियन देगा कि सब कुछ सही है। This means the auditor might conclude that the financial statements present a true and fair view when in reality they contain significant errors or frauds। तो इसे कहा जाता है ऑडिट रिस्क। अब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है ये आपकी एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो। अब ये जो ऑडिट रिस्क है कि गड़बड़ी है लेकिन ऑडिटर ने ट्रू एंड फेयर व्यू पोर्ट्रे करता है ऐसा ओपिनियन दिया है, तो अगर ऑडिट रिस्क की वजह से इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑडिट ओपिनियन अगर ऑडिटर प्रोवाइड करता है तो इस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमें पॉइंट नंबर 2 में पता चलते हैं। Impact of audit risk. When audit risk materializes, it can have several serious consequences। कौन से consequences है? यहाँ पे wording की तरफ ध्यान दो आप। Several serious consequences, ये हल्के फुल्के consequences नहीं है, serious consequences है। इसमें रियल पेनल्टी, रियल आपको सज़ा होगी। ठीक है, अगर एज एन ऑडिटर, एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन अगर प्रोवाइड करते हो तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इन रियल लाइफ। पॉइंट नंबर 1, रेप्यूटेशन डैमेज। जो आपकी इज्जत है मार्केट में, जो रेप्यूटेशन है वो डैमेज हो जाएगी, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा मार्केट में, जो आपके ऊपर ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, यार ये तो ऑडिटर, इसको कुछ आता नहीं है, काम मत दो इसको, है ना। हल्के में लोग बोलते अरे यार कहाँ उसके चक्कर में पड़ रहे हो, उसको जमता नहीं है कुछ। तो इस तरीके की आपकी रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगी। और अगर एक बार प्रोफेशनल सर्कल में आपकी रेप्यूटेशन डैमेज हो गई, अगर आपके ऊपर का ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो आपके पास क्लाइंट्स आना बंद हो जाएगा। द क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन ऑफ द ऑडिटर कैन बी सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड अफेक्टिंग फ्यूचर एंगेजमेंट्स। यही बात मैंने आपको सिंपल अपने देसी भाषा में बताई कि आपका रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगा। एक बार मार्केट में पता चल गया कि भाई साहब ने गड़बड़ी की है काम में, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी भिड़ जाएंगे, यार उसको मत दो काम, वो पता है आपको ऐसी ऐसी गड़बड़ कर दी उसने। बहुत गॉसिप होता है कि नहीं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों का रियल कॉन्सिक्वेंस होता है। फिर पॉइंट नंबर 2, रेगुलेटरी एक्शन। सिर्फ रेप्यूटेशन डैमेज से काम नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी और रेप्यूटेशन ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है। द ऑडिटर माइट फेस डिसिप्लिनरी एक्शंस फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडीज़ फॉर नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब हमारे केस में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बिठा सकते हैं, आपका इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आपका पूरा केस स्टडी करके फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपका प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो रहना चाहिए या कैंसिल हो जाना चाहिए, आपको और चांस देना चाहिए अपनी गलतियां सुधारने का, कितनी पेनल्टी मिलनी चाहिए, या फिर वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिस करने से डिबार कर सकते। हो सकता है कि 1 साल के लिए आपके ऊपर बैन लग जाए, 2 साल के लिए बैन लग जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे रेगुलेटरी एक्शंस भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर C, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस।
रेप्यूटेशन डैमेज हो गई, इंस्टीट्यूट, हमारा जो प्यारा इंस्टीट्यूट है उसने भी आपके ऊपर एक्शन ले लिया। अब जो सरकार है, भारत सरकार, यानी रेगुलेटरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसके भी आपके ऊपर हो सकते हैं। जो हमारी जुडिशियरी है वो भी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। Intended users of the financial statements such as investors, creditors and regulators may take legal action against the auditor for negligence or malpractice। तो मैंने क्या कहा था आपको, हमने हमारे क्लास के शुरुआत में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इन्फॉर्मेशन ही गड़बड़ है तो उसके ऊपर बेस्ड जितने भी हमारे डिसीजंस रहेंगे, किन लोगों के, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, इन जितने भी लोगों के डिसीजंस रहेंगे वो ऑटोमेटिकली गड़बड़ ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स या रेगुलेटर्स आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने नेग्लिजेंटली ऑडिट को कंडक्ट किया और आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या लग सकते हैं, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। तो मित्रों, इस तरीके से 3 इम्पैक्ट आपके इस ऑडिट रिस्क की वजह से हो सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, मिटिगेटिंग ऑडिट रिस्क। अब ये ऑडिट रिस्क हम कम कैसे कर सकते हैं? ज़ीरो तो हम नहीं कर पाएंगे, कम कैसे कर सकते हैं? टू अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिट रिस्क, ऑडिटर मस्ट, पॉइंट नंबर A, B एंड C, 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। पहला, प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट इफेक्टिवली। अच्छे से प्लानिंग करो और एकदम सही तरीके से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ, प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, एकदम न्यूट्रल तरीके से अपना ऑडिट एंगेजमेंट का काम पूरा करो। द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड इन अ मैनर दैट मिनिमाइजेज द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ठीक है, द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड इन अ मैनर दैट मिनिमाइजेज ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब हमें एक चीज़ तो पता है कि जो ऑडिट का काम है वो इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है। ऑडिट का काम क्या होता है? जितनी इन्फॉर्मेशन हमें एंटिटी से मिलेगी, जो हमारा ऑडिट का स्कोप होगा वो हम जनरली चेक करेंगे। कहीं पर सैंपल बेसिस के ऊपर चेक करेंगे, कहीं पे डिटेल चेकिंग करेंगे, और हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए होगा। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मतलब क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब क्वालिटी। यानी ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके का ऑडिट एविडेंस हम गैदर करेंगे रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। इन 4 मेजर कैटेगरीज में जितने भी अमाउंट्स आपको दिखते हैं, जितने भी लाइन आइटम्स आपको दिखते हैं, उन सारे से रिलेटेड आप ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। ऑडिट एविडेंस का नेचर आपका कैसे होना चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका स्किल है, जितना आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, इन तीनों को आप कंबाइन करोगे और जो आपका प्रोफेशनल जजमेंट है रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नियम कानूनों के हिसाब से किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए, इन सारी चीज़ों को मिला के एक ऑडिटर क्या करता है? देखता है और फाइनली अपना ऑडिट ओपिनियन प्रोवाइड करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या करना चाहिए आपको? ऑडिट की प्रोसेस को अच्छे से प्लान करो और सही तरीके से परफॉर्म करो। सही तरीके से परफॉर्म करना मीन्स व्हाट? न्यूट्रली, यानी अपना स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस मेंटेन करके ऑडिट को कंप्लीट करो। द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड इन अ मैनर दैट मिनिमाइजेस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो जब हम इस तरीके से प्लान एंड परफॉर्म करेंगे ऑडिट को, तो हम जो हमारी ऑडिट रिस्क है उसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आ सकते हैं। पॉइंट नंबर B, ऑडिट को ख़त्म करने के लिए यानी ऑडिट को कम करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट यानी क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट यानी क्वालिटी। क्वांटिटी भी होनी चाहिए एविडेंस की और क्वालिटी भी होनी चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी ऐसे 200, as per SA 200, the auditor should gather enough relevant and reliable evidence to support their opinion on the financial statements.
यानी जो ऑडिट रिपोर्ट में हम ओपिनियन दे रहे हैं उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है उसी के ऊपर हमारा ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए। हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर हमारा ऑडिट ओपिनियन का बेसिस नहीं होना चाहिए, एक्चुअल ऑडिट एविडेंस के ऊपर होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? असेस द रिस्क। Continuously assess the risk of material misstatement and adjust the audit procedures accordingly to ensure thorough examination and verification। अब ये जो assess risk कहा गया है तो ये रिस्क कहाँ पे है? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। सबसे पहली चीज़ आपको एक एज एन ऑडिटर एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एंटिटी की, एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी जिनको एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी गई है, संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, उस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस एंड रूल्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करो। ये पूरी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की या एंटिटी की या फिर दोज चार्ज विद गवर्नेंस की, जिनके ऊपर बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एज एन ऑडिटर ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ऑडिटर की जिम्मेदारी अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की नहीं है। रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को दिए जाते हैं, उस रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। अब हमें एक बात पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी क्या? बहुत ही सिग्निफिकेंट गलती जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंटिटी के ऊपर भी होगा और एंटिटी से रिलेटेड जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके डिसीजन मेकिंग पर भी फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला एरर की वजह से और दूसरा फ्रॉड की वजह से, यानी डेलिब्रेट फ्रॉड की वजह से। तो ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि दो प्रकार के रिस्क है, या तो एरर हो सकता है या तो डेलिब्रेट फ्रॉड हो सकता है। तो जो रिस्क है ये एरर में और डेलिब्रेट फ्रॉड में है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? कंटिन्यूअसली असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एंड एडजस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली टू एंश्योर थॉरो एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन। तो आपको ऐसे रिस्क एरियाज ढूंढने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी में, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कि जहां पर एरर यानी नॉन कंप्लायंस होने की चांसेस है और फ्रॉड यानी डेलिब्रेट नॉन कंप्लायंस या टैक्स इवेजन या डेलिब्रेटली इनकम को बढ़ाना या डेलिब्रेटली इनकम को कम दिखाना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो ऐसे ये जो रिस्क है ये आप अपने स्किल, नॉलेज बेस और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन तीनों को मिला के काम कर सकते हो। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आपका जो कॉम्पिटेंस है इन दोनों को मिला के जब भी आप किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे तो आपको उससे रिलेटेड रिस्क यानी मटेरियल मिस स्टेटमेंट की जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पर एरर या डेलिब्रेट फ्रॉड या गलती हो सकती है तो वहाँ पर आपको थॉरो एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन करके रिस्क को कम करना पड़ेगा। तो ये था मित्रों पॉइंट नंबर 3, ऑडिट रिस्क को कम कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। मैं एक बार क्या करता हूँ, आप लोगों को ऑडिट रिस्क जो है वो इन्हें ड्रॉ करके बता देता हूँ। जब हम लिखते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऑडिट रिस्क जो है ये ऑडिट रिस्क जनरेट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है ये कब जनरेट होता है? ये दो चीज़ों से जनरेट हो सकता है। पहला ड्यू टू एरर यानी इंसानों से गलतियां होती है, और दूसरा इसका कारण होता है फ्रॉड यानी डेलिब्रेट एक्शन।
जानबूझकर आपको उल्लू बनाया गया या जानबूझकर आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऑडिट रिस्क इस तरीके से आपकी आंखों के सामने बनती है। ठीक है, अब हमारा जो ऑडिटर होता है, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तब ऑडिटर एंटिटी में या ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं होता। ऑडिटर की एंट्री होती है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद यहाँ पर। उसके बाद उसका ऑडिट का काम शुरू होता है प्रीवियस ईयर, यानी 12 महीनों का जो फाइनेंशियल पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके एंटिटी ऑडिटर को देती है। अब ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को करना है मित्रों, ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जो रिस्क है, इस रिस्क को कम करना है, मिटिगेटिंग द ऑडिट रिस्क। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जब भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पटक से अपना पेपर, पेंसिल, पेन उठा के थोड़ा सा लिख के देख लेने का। ठीक है, फिर देखो, अभी तक हमारे 3 पॉइंट कवर हो गए। पहला पॉइंट था हमारा डेफिनेशन का, दूसरा था इम्पैक्ट क्या है ऑडिट रिस्क का, और ऑडिट रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं। अब चौथा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, कंसिडर अ सिनेरियो वेयर अ कंपनी हैज़ आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड इट्स प्रॉफिट्स। एक कंपनी है, उसने क्या किया है, उसके जो प्रॉफिट्स है उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया, यानी आर्टिफिशियली ज़्यादा दिखाया है, बाय रिकॉर्डिंग फेक रेवेन्यूज़। और उसने अपना प्रॉफिट बढ़ाया कैसे? बाय रिकॉर्डिंग फेक रेवेन्यूज़, यानी गलत सेल्स दिखा के अपना प्रॉफिट का फिगर बढ़ाया है उन्होंने। दिस रिजल्ट्स इन अ मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। इफ़ एन ऑडिटर fails to detect this misstatement and issues an unmodified opinion, it illustrates audit risk. क्या सिनेरियो है यहाँ पे? पहले 4 लाइन में हमें सिनेरियो क्या पता चला? एक कंपनी है, उसने क्या किया? फेक रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया और अपना प्रॉफिट जो है वो आर्टिफिशियली बढ़ा के दिखाया। इस तरीके की जो सिचुएशन है, इसी को कहा जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, फिर जब ऑडिटर अपना ऑडिट का काम शुरू करेगा तब क्या होगा? इफ एन ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट दिस मिस स्टेटमेंट एंड इशूज एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इट इलिस्ट्रेट्स ऑडिट रिस्क। यही होती है आपकी ऑडिट रिस्क, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है, लेकिन एज एन ऑडिटर आप उसे पकड़ नहीं पाए और अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दिया, और इसी को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। ये सबसे बड़ी ऑडिट रिस्क होती है। The financial statements do not reflect true financial position of the company, yet the auditor's opinion does not highlight any issues leading to the potential impacts mentioned above. This example underscores the importance of careful and diligent audit practices to mitigate audit risk effectively. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या बताया हमें? एक कंपनी थी, उसने फेक रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड किए और अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा के दिखाया। अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या थी? ऑडिटर ने अपना काम अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा, यानी सेल में दिखेगा। सेल आपका जो रेवेन्यू है वो 2 प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी डायरेक्ट इनकम, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनी बेचती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें आपका इंटरेस्ट इनकम आ गया, डिविडेंड इनकम आ गया, कमीशन आ गया, जो सेल परचेस किया होगा अपने प्रॉपर्टी का, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस तरीके के आपके गेन्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रेवेन्यू बढ़ा के दिखाया है। अब यहाँ पे क्या किया? रिकॉर्डिंग फेक रेवेन्यू, इंटरेस्ट का रेवेन्यू फेक दिखाया है, कमीशन फेक दिखाया है, या फिर डिविडेंड फेक दिखाया है, या फिर सेल जो है आपका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसको बढ़ा के दिखाया। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे
कितने टाइप के इनके स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़ है। 5 अगर स्ट्रीम है तो पांचों स्ट्रीम के डॉक्यूमेंट्स आप पीछे जाके देखोगे, जाते जाते आप देखोगे लेजर अकाउंटिंग ठीक से हुई है नहीं हुई है, फिर आप देखोगे इसके जर्नल एंट्री बराबर है या नहीं, फिर आप उसको देखोगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है या नहीं। जितनी सेल की फिगर आपके लेजर अकाउंट में दिख रही है वही सेम फिगर आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। तो ऐसा पूरा आप एक एक चीज़ को लिंक करते हुए जाएंगे और फिर अपना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को जनरेट करके आप अपना ओपिनियन देंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या था, फेक रेवेन्यूज़ का। मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इम्पैक्ट आपको पॉइंट नंबर ए बी सी में बता दिया। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को यानी ऑडिट रिस्क को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखा दिया, और हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझ के ये दो चीज़ें पॉइंट नंबर 3 में जो पॉइंट्स बताए गए हैं फेक रेवेन्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस तरीके की स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। थॉरो एग्जामिनेशन करो और अच्छे से वेरीफाई करो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। पॉइंट नंबर 5, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क दो मेजर सोर्सेस से तैयार होती है। पहला मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क। ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इसकी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट के ऊपर, और ये जो डिटेक्शन रिस्क है इसकी जिम्मेदारी होती है ऑडिटर के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक एंटिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड दूसरा ऑडिटर। एंटिटी की जिम्मेदारी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, अच्छे से अपना काम करो यानी ऑडिटिंग का काम पूरा करो और उस पर ओपिनियन दो। अब ओपिनियन देते समय ऐसा हो सकता है कि हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं किया, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का डिटेक्ट ना होना इसे कहा जाता है डिटेक्शन रिस्क इन एन ऑडिट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन दो कारणों की वजह से होता है, एरर की वजह से और फ्रॉड की वजह से। तो एरर और फ्रॉड, एरर उसी व्यक्ति से होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, इसी वजह से एरर की जिम्मेदारी, एरर की वजह से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर जाएगी। और फ्रॉड, ऑडिटर का उस बिजनेस में कोई स्टेक नहीं है, तो इस वजह से ऑडिटर डेली बिजनेस ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑडिटर जो होता है वो एक थर्ड पार्टी होता है, वो एक्सटर्नल पार्टी होता है, जो न्यूट्रल पार्टी होता है, उसका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, केवल ऑडिट से रिलेटेड काम वो करता है। तो जो फ्रॉड होता है वो मैनेजमेंट या एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो इसकी भी जिम्मेदारी एंटिटी या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ के ऊपर होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑडिट रिस्क है वो दो सोर्सेस की रिस्क से मिलकर बनता है। एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, जिसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, उनकी जिम्मेदारी होगी, और दूसरा डिटेक्शन रिस्क, यानी जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है तो वो ऑडिटर के पकड़ में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है तो उसे कहा जाता है डिटेक्शन रिस्क। ऐसे इन दो रिस्क से मिलकर हमारी ऑडिट रिस्क तैयार होती है, ठीक है। आ जाओ, अब जितना भी हमें डिस्कशन करना है उसका मैंने आपको जिस्ट वर्बली बता दिया है। पॉइंट नंबर 1 देखो, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द ओवरऑल ऑडिट रिस्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स। ऑडिट रिस्क के 2 प्राइमरी कंपोनेंट हैं, पहला द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड दूसरा डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क के 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। ये आपके मेमोरी में हमेशा फिक्स रहना चाहिए, इसको कभी भी आपको भूलना नहीं है। फिर अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप helps auditor effectively plan and execute their audit procedures to minimize the likelihood of issuing an incorrect audit opinion। हमें कभी भी काम करते समय incorrect audit opinion नहीं देना है, और अगर हमें हर बार करेक्ट ऑडिट ओपिनियन देना है तो ऑडिट रिस्क के जो कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स को हमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अब ये जो टेबल है यहाँ पर आप देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स,
और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जनरली इन 5 चीज़ों को मिला के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट बनता है। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 लोग जुड़े हुए हैं। एक जुड़ा हुआ है आपकी एंटिटी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इसके प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की, और ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी होती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने की। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो एंटिटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंटिटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? ओनर, मैनेजमेंट एंड और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो ये 2 लोग आपके एंटिटी में कवर हो जाएंगे। ऑडिटर में कौन कौन कवर होता है? ऑडिटर का मतलब होता है थर्ड पार्टी दैट इज एक्सटर्नल टू द एंटिटी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, या और उसी के साथ साथ जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो। ठीक है, एंटिटी में कौन इन्वॉल्व है, ऑडिटर की टीम में कौन कौन इन्वॉल्व है, वो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया। अब ये जो एंटिटी होती है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको बनाने की जिम्मेदारी एंटिटी के ऊपर होती है। ठीक है। दूसरा, जो हमारा ऑडिटर होता है जो हमारे ऑडिटर साहब है, उन ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी, whether the financial statements prepared by the entity are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and the financial statements represent true and fair view of the statement of affairs of the business। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी एंटिटी है उसके जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू हमें दे रही है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी ओपिनियन देने की होती है ऑडिटर के ऊपर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास एक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी एंटिटी की होती है, उसके ऊपर ओपिनियन देने की जिम्मेदारी ऑडिटर की होती है। फिर इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है? जब जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगा, या तो उसके साथ होगी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। रिस्क इन्वॉल्व दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें एक रिस्क रहेगी। कौन सी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट होने चाहिए थे उस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ये है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जो हमने फेक रेवेन्यू का जो एक एग्जांपल देखा था, उस तरीके से आपके एसेट की वैल्यूज़ में भी गड़बड़ी हो सकती है, एसेट के क्लासिफिकेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यूज़ अमाउंट में गड़बड़ी हो सकती है, लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन या रिकॉग्निशन में भी गड़बड़ी हो सकती है। सिमिलरली इनकम में आपकी क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन या फिर अरिथमेटिकल चीज़ों में गड़बड़ी हो सकती है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में आपके क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो एंटिटी की साइड है जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे 2 प्रकार के रिस्क है। यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में 2 कंपोनेंट्स है। पहला है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। और जो हमारे ऑडिटर साहब है उसमें यहाँ पर कंट्रोल नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, यहाँ पर मेरा एरर हो गया था, सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। ये डिटेक्शन रिस्क नहीं है, दिस इज़ योर सॉरी ये कंट्रोल रिस्क नहीं है, दिस इज़ योर डिटेक्शन रिस्क। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक, वहाँ पर आप अगर आप इसको नोट डाउन कर ले हो तो वहाँ पर इसको ठीक कर लेना। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और अभी हम आते हैं हमारे स्टेटमेंट के ऊपर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों? ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क। यानी ऑडिट रिस्क 2 कंपोनेंट से बनती है, नंबर 1, नंबर 2। और इसको एक और तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रिस्क ऑफ मटेरियल में ये 2 कंपोनेंट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हम यहाँ पर इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क प्लस डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों को मिला के आपकी ऑडिट रिस्क जनरेट होती है। तो आपको ये बातें क्लियरली समझनी चाहिए। ठीक है, इसमें से जो इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क है वो आपकी एंटिटी की तरफ झुकती है, और डिटेक्शन रिस्क जो है
वो हमारे ऑडिटर साहब की वजह से निर्माण होती है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क एंटिटी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से निर्माण होती है, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वहाँ पर ऑडिटर साहब प्रेजेंट नहीं होते, ऑडिटर साहब बैठ के अकाउंटिंग नहीं करते, ऑडिटर साहब बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते नहीं हैं, ऑडिटर साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद आते हैं। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं तब वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है कि एरर हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। तो ऑडिटर साहब जब वहाँ पे एरर या फ्रॉड हो रहा था तो वहाँ पर हमारे ऑडिटर साहब प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए कानूनी तौर पर यह कहा जाता है कि जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड है उसकी जिम्मेदारी ऑडिटर साहब के ऊपर नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जब आपको ऑडिट का काम करने दिया है, आपको जब एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो डिटेक्शन रिस्क, इसका मतलब क्या कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए वहाँ पर जो भी एरर हुए, अगर एरर हुए या वहाँ पर जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, अगर वो आपके नेग्लिजेंस की वजह से ऑडिट में डिटेक्ट नहीं होता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है और उसके इम्पैक्ट जो है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मित्रों, ये था पूरा का पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग ऑडिट रिस्क, टॉपिक नंबर 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो और भी इम्पॉर्टेंट है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला पोर्शन, यानी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसका मतलब क्या होता है, और ये जो कंपोनेंट्स है दो, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले। फिर ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिटेक्शन रिस्क वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फर्दर टॉपिक्स चालू होगा। तो वीडियो नंबर 1 दैट मीन्स दिस वीडियो नंबर 2 इसके बाद वाला वीडियो जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो नंबर 3 डिटेक्शन रिस्क, ये आपके कनेक्टेड टॉपिक्स है, लेकिन वीडियोस आपको सेपरेट आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। और ये जो ऑडिट रिस्क का इक्वेशन है इसको अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना, रट्टा मार लेना, ये एग्ज़ाम में आप लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पे ये वीडियो होता है समाप्त। अब हमारी एक ड्यूटी बचती है, वो ड्यूटी है हमारे प्यारे इंडेक्स में चलते हैं, हमारा प्यारा टिक मार्क यहाँ पर लगा देते हैं। एक और टिक मार्क हमें लगाना है जो कि हमारे प्यारे इंडेक्स में जाकर लगाना है। ऑडिट रिस्क में 1.1 नहीं, ये जो ऑडिट रिस्क वाला पैराग्राफ था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर ढूंढिए श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट यूट्यूब के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए जिन्हें फ्री यूट्यूब लेक्चर्स की ज़रूरत है, ठीक है मित्रों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।